अभी देखने वाले हम यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है भाई साहब, क्योंकि अगर राष्ट्रवाद ना राष्ट्रवाद एक ऐसा चीज है ना, जो अगर नहीं रहे तो आजकल का जो राजनीति में देखते हैं, जो इतना उथला पुथली होता है ना, ये सब संभव नहीं है। राजनीति के लिए ना राष्ट्रवाद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे इसको आप ये समझ सकते हो कि अगर आपको अपने घर से मतलब ना हो तो क्या आप अपने घर के बारे में अच्छे सोचते हो, या फिर वैसा मान लीजिए कि आपका घर है, ठीक, और पड़ोसी का घर है, तो आप सोचते हो या फिर कोई पर्सन सोचेगा तो पहले अपने घर के बारे में सोचेगा, उसके बाद सोचेगा पड़ोसी के घर, या फिर 50 किलोमीटर जो घर दूर होगा ना उसके बारे में सोचेगा। और अगर आपको कोई डराएगा धमकाएगा तो डराने धमकाने का भी काम तभी वो कर सकता है जब आपको अपने घर से मतलब हो। अगर मान लो, कभी देखते हैं मूवी में आपने एक आध वो सीन देखा होगा जिसमें क्या होता है, हाँ, कि गुंडा जो होता है ना, गुंडा कुछ नहीं, जब हीरो कुछ करता है गुंडा को, तो गुंडा ने हीरो को धमकी देता कैसे पता है, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो हम तुमको नहीं, तुम्हारे घर पर जो मम्मी पापा हैं उसको उठाएंगे। इस तरह से होता है मूवी। तो कभी ये मूवी से भी कुछ कुछ सीखने को मिलता है, यानी कि जब आपको जहाँ से अपनापन का भावना होता है ना, वहाँ से आपको कमजोर किया जा सकता है। तो उसी तरह से आजकल ना जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का यूज करके लोग राजनीति करते हैं। आपने देखा होगा कि जब गांव में आते हैं कभी वोट वगैरह लेने के लिए नेता वगैरह सब, तो क्या कहते हैं कि हम आपको बिजली फ्री कर देंगे, हाँ, आपके गांव में रास्ता अच्छा दिलवा देंगे, हर घर में पानी पहुंचवा देंगे, आपको इंदिरा आवास दिलाएंगे, आपके गांव का विकास करवाएंगे। हाँ, जो गांव के लिए होता है। ऐसे अगर कोई देश के लिए चुनाव लड़ता है तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि हम देश में इतना विकास करवाएंगे, शिक्षा व्यवस्था को सही कर देंगे, नौकरी लगवा देंगे। अब भले होता है नहीं होता है बात अलग है, लेकिन यही चीज कहता है ना, अगर मान लीजिए आपको, आप भारत में हो और चुनाव ब्रिटेन या फिर फ्रांस में हो रहा है, तो क्या आपको कभी ब्रिटेन और फ्रांस वहाँ के चुनाव से आपको इफेक्ट पड़ने वाला अगर आप भारत में रह रहे हो? नहीं, वो आपको ब्रिटेन और फ्रांस का जो राजनेता है वो आपको यहाँ पर भारत में धमकी नहीं दे सकता है कि हमको अगर वोट नहीं दोगे तो हम तुमको बिजली कटवा देंगे। ऐसा धमकी नहीं दे सकता है। ऐसा धमकी कौन दे सकता है आपको? जो आपके यहाँ पे रहता है। यानी कि राष्ट्र के हित के बारे में जब आप बहुत अच्छे तरह से गहराई से सोच पाएंगे तभी आप पर कोई राजनीति कर सकता है। तो वही चीज है। तो आजकल का जो राजनीति है ना, पूरा का पूरा राष्ट्रवाद पे ही टिका हुआ है, और वही चीज पढ़ेंगे। लेकिन बशर्ते यहाँ पर हम भारत में राष्ट्रवाद के बारे में नहीं, बल्कि यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। खैर, यहाँ से भी बहुत कुछ आने वाला है हमारे भारत की तरफ, जो आगे चल के धीरे धीरे करके आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, कहता है इसमें कि भाई यूरोप में राष्ट्रवाद, तो यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद है, तो राष्ट्रवाद को आप शायद समझ गए होंगे कि ये होता क्या है। ये होता है कि जब आप या फिर कोई पर्सन अगर राष्ट्रवादी होता है ना, तो वो अपने राष्ट्र के सभी लोगों के बारे में सोचता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो अपने बारे में सोचेगा, खत्म। तो इसलिए राष्ट्रवाद का परिभाषा ही ये बनता है कि राष्ट्रवाद एक ऐसा भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र, जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। यानी कि अगर भारत है तो भारत में एक स्टेट दूसरे स्टेट की भौगोलिक रूप से हो गया ना, जैसे मान लीजिए बिहार राज्य हो गया, ठीक, उड़ीसा हो गया, ठीक है, तो इस तरह से गया हो गया, तो भाई साहब ये डिस्ट्रिक्ट बोल दिए ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग राज्य है ना, हो गया ना भाई साहब। इधर में क्या है, अगल बगल में जो देख रहे हैं जहाँ लद्दाख का तरफ जाता है ना उत्तराखंड है, ठीक है, तो ये सब क्या है, अलग अलग राज्य है। वो भौगोलिक दृष्टि से तो दूर दूर है, लेकिन फिर भी हमें मतलब होता है ना। तो उसी तरह से तो अलग अलग भौगोलिक, सांस्कृतिक मतलब ये कि जो देखिए सभी अलग अलग जगह के लोग अलग अलग संस्कृति फॉलो करते हैं। जैसे अपने भारत में देखते हैं कि बहुत सारे संस्कृति के लोग, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं,
जिस धर्म के लिए बोले तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरह से, और स्टार्टिंग का यही है। और उसके बाद देखिए जैसे अगर लीजिए पहनावा में, तो कहीं के लोग पगड़ी पहनते, कहीं का लोग धोती कुर्ता पहनते, तो कहीं के लोग टोपी पहनते हैं। तो ये सब हो गया। तो सबके अलग अलग कल्चर है, यानी सबका अलग अलग संस्कृति है, और उसी हिसाब से उसका समाज में वैल्यू भी होता है, ठीक है। और ये सब को जोड़ के कौन रखता है? यही राष्ट्रवाद। अगर राष्ट्रवाद ना हो तो ये सब बिखर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि राष्ट्रवाद का शुरुआत कब हुआ। तो जो यूरोप है ना, यूरोप, वहां पर राष्ट्रवाद का शुरुआत है ना, वो राष्ट्रवाद वाला जो भावना लोगों के अंदर आने लगा था, ये पुनर्जागरण जो हुआ था उसी समय से आ गया था। लेकिन थोड़ा क्या था कि वहां पर ना उतना प्रभाव नहीं स्थापित कर पाया। प्रभाव नहीं स्थापित किया मतलब ये कि वहां पर ना जो ये राष्ट्रवाद आया था, लोगों ने सोचा कि हाँ चलो ठीक है, ये अपना अपना एक पूरे राष्ट्र है, इसके बारे में अच्छा सोचेंगे, यहाँ के लोग के बारे में अच्छा सोचेंगे। लेकिन पता है ना, उग्र तरीके से, बहुत ही भयानक वाला कि भाई तुम मेरे देश के बारे में बोल कैसे दिया, साला तेरा चड्डी खींच लूंगा। तो सॉरी, इसको कट करेंगे। तो इस तरह का जो भावना था ना, ये ऐसा भावना नहीं था, बस आ गया था, यानी कि समझिए बीज गिराया गया था, बीज अच्छी तरीके से विकास नहीं किया था पुनर्जागरण के समय, राष्ट्रवाद वाला, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि आगे चल के फ्रांस में हो गया क्रांति, राज्य क्रांति हो गया। सत्ता के लिए जो मारपीट होता है वो सब, मारपीट नहीं, वो होता है रैली निकलता है, इसको वोट देना, उसको वोट देना, तुमने ये कैसे नहीं किया, हमारा अधिकार ये है। तो ऐसा करे क्रांति हो गया फ्रांस में, हो गया था ये 1789 ईस्वी, ठीक है। अब जब फ्रांस में ऐसा क्रांति हुआ ना, तो फ्रांस में क्रांति होने के बाद क्या हुआ कि अब लोग ना राष्ट्रवाद को समझने बहुत अच्छे तरीके से लगे। और राष्ट्रवाद की वजह से क्या हुआ कि वहां पर जो राजनीति था, राजनीति, ये सब भी आम लोग भी समझने लगे। तो इस तरह से फ्रांस के क्रांति के समय, अब मान लीजिए फ्रांस में कोई चीज हो रहा है, हाँ, कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है, और वो यहाँ पर, यहाँ के लोग भी, अगर यूरोप के लोग भी वहां रहते हैं, तो वहां से आने के बाद वो बताएंगे कि वहां पर भाई ऐसे ऐसे हो रहा था, तो वो खबर तो यहाँ पर ही पहुंचेगा, यूरोप में भी। और यहाँ यूरोप में भी क्या हो रहा है कि राष्ट्रवाद का भावना बहुत अच्छी तरीके से जग रहा है कि हमें भी अपने देश के हित के बारे में सोचना है, हमारे हित में काम होना चाहिए, हम खुद से शासन करेंगे, इस तरह का भावना यहाँ पर आ रहा था। एक तो ये हो गया। तो इसी तरह से 1789 ईस्वी में जब फ्रांस का क्रांति हुआ था, उस समय यह बहुत ही भयानक तरीके से राष्ट्रवाद वाला जो था ना, ये विकास कर रहा था। सभी के अंदर, सभी लोग समझ रहे थे कि राष्ट्रवाद होता क्या है, और बहुत अच्छे तरीके से, और एक एक्शन मोड में आ गए सब, ठीक। कब? 1789 में। तो इस तरह से कहा जाता है कि यूरोप में ना राजनीतिक और राष्ट्रवादी बीच में डिस्टर्बेंस होता, बहुत गुस्सा आता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि फ्रांस में ना वो सब भावना जग रहा था कि भाई साहब जी, हमें भी अपने राष्ट्र के लिए सोचना है, हमें भी अपने हित में काम होना चाहिए। इस तरह का भावना आ रहा था कहाँ पर? यूरोप के अंदर, फ्रांस की क्रांति की वजह से। तो इसलिए कहा जाता है कि फ्रांस, यूरोप में जो राष्ट्रीयता की भावना है, फिर राजनीति का जो ये था ना, भावना का उदय हुआ था, दो कारणों की वजह से हुआ था। पहला तो हो गया हमारा ये फ्रांस की क्रांति, किधर गया? फ्रांस की क्रांति की वजह से। और दूसरा क्या हुआ था कि नेपोलियन, जो फ्रांस का सम्राट था ना, वो यहाँ पर क्या हुआ, आक्रमण कर दिया। ये हमारे हमारे नहीं, मतलब यूरोप में, ठीक है। अब जैसे वहां पर आक्रमण किया, तो ये भी, अब ये तो भाई पहले से ही इसके अच्छे से खिलाड़ी था ना ये, क्या कहते हैं, नेपोलियन, क्योंकि ये फ्रांस से आया था। अब वो सोचा कि फ्रांस वाला व्यवस्था यहाँ पर भी होना चाहिए। तो अब देखिए, तो दो वजह हो गया, एक तो नेपोलियन का आक्रमण हो गया, और दूसरा क्या, फ्रांस का जो क्रांति था, ये दोनों को ही मुख्य रूप से माना जाता है कि यही जो है, ये ना यूरोप में राष्ट्रीयता या फिर राजनीतिक, इसकी भावना का शुरुआत हुआ था, ठीक। अब आगे चल के जब हुआ तो क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति की वजह से जो राजनीति था, राजनीति पहले क्या करते थे कि बहुत बड़े बड़े जो पद के लोग होते थे, या फिर जो कास्ट में जो सबसे ऊंचा होते थे ना, वही राजनीति करते थे। और जो उसके नीचे वाले थे, नीचे तबके के लोग होते थे, वो सब इससे दूर रहते थे, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं था कि होता क्या है, तो करेंगे क्या भाई साहब, कुछ नहीं कर पाते थे। अब यहाँ पे एक चीज मुद्दा आता है, जब ये क्रांति हुआ ना फ्रांस में, इस क्रांति की वजह से अलग अलग तरीके से राजनीति के बारे में सभी लोगों के पास संदेश पहुंचना शुरू हो गया।
अब उसमें कैसे कैसे मदद हुआ, तो एक हो गया अखबार के तरीके से, क्रांति हो रहा था। क्रांति मतलब बोले तो क्या होता है, कोई धरना प्रदर्शन होता है, कुछ डिमांड रखा जाता है, या फिर कोई जब सरकार के विरोध में कुछ किया जाता है बहुत ही बड़े लेवल पे, उसको ही क्रांति कहते हैं। तो क्या हुआ कि न्यूज़पेपर के द्वारा सड़क पर धरना देने के बाद फिर लोग, अब देखिए न्यूज़पेपर के द्वारा बहुत सारे लोग पास संदेश पहुंच गया कि क्या क्या होता है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब लोग पे रोड पे अगर धरना देना है तो क्या सिर्फ ऊपर वाले तबके के लोग अगर धरना देंगे तो धरना सफल हो जाएगा? नहीं, जब तक उसमें नीचे नीचे लोग भी जब उसमें सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक धरना सफल नहीं होने वाला है। तो क्या हुआ कि नीचे वाले लोग जो थे ना, जो नीचे तबके के लोग, वो भी सड़क पे धरना में शामिल हो गए। अब जैसे वो शामिल हो गए तो वो भी समझ गए कि भाई साहब ये राजनीति होता क्या है। अब छोटे छोटे लोग और बड़े से बड़े लोग सभी समझ रहे हैं कि राजनीति होता क्या है। तो इस तरह से कहा जाता है कि राजनीति को ना ऊपर से लेकर नीचे आने में ना फ्रांस की क्रांति का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। अब वही चीज हुआ यूरोप में, यूरोप के लोग भी ऐसा ही समझने लगे कि हमें भी ऐसा ही करना है। तो पहला तो ये हुआ फ्रांस की क्रांति की वजह से राजनीति सभी लोग में आ गया। और दूसरा क्या था कि जो नेपोलियन ने यूरोप पे आक्रमण किया, तो आक्रमण करने के बाद वहां पे क्या क्या था कि वो ये ना जो अपना एक वहां पे ना इनका एक अभियान चला। अभियान मतलब बोले तो रैली। देखिए आजकल तो सोशल मीडिया है जिसकी वजह से अगर कुछ मान लीजिए दिल्ली में कोई चीज होता है और उसका खबर हमारे पास आना हो तो तुरंत आ जाता है, क्योंकि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जिंदाबाद है। उससे भी नहीं तो टीवी चैनल है, न्यूज चैनल है बहुत सारे, ये क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर भी चल रहा है। तो इसके वजह से, लेकिन जो था ना नेपोलियन ने एक अभियान चलाया और अभियान के मदद से गांव-गांव में घूम घूम कर एक नया चीज के बारे में बताया जाने लगा। क्या? राष्ट्रवाद के बारे में। और बताया गया कि जो आपका क्षेत्र है वो नेपोलियन वहाँ के सम्राट हैं, इस तरह की भावना को वहाँ पर प्रचार होने लगा। यानी कि जो राष्ट्रवाद का जो प्रचार हुआ, ये नया युग, ये सब एक नया युग था ना, क्योंकि पहले तो राष्ट्रवाद था ही नहीं। जब राष्ट्रवाद आया तो ये नया युग हो गया। तो नया युग का संदेश कैसे पहुंचा? तो नेपोलियन का वही अभियान के द्वारा, जिसको अभियान मतलब बोले तो रैली। आजकल भी देखते हैं जब भी कोई नेता या फिर चुनाव में कोई लड़ते हैं, खड़े होते हैं, तो उनका भी रैली निकलता है, तो उसी को कहते हैं अभियान। ठीक, तो नेपोलियन के अभियान के द्वारा नवयुग का संदेश हर एक जगह पर पहुंचाया गया। अब इसके बाद आगे भी कुछ हुआ था। अब क्या हुआ, नेपोलियन सोचा कि यार इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा और इसमें कुछ मिर्चा ये सब लगाना चाहिए। तो उसने क्या किया पता है? उसने क्या किया कि इटली, जो कि यूरोप का एक क्षेत्र है ना, इटली और जर्मनी, इस दोनों पर क्या हुआ, यहाँ पर जितने भी राज्य थे, ठीक है, सभी राज्य का पहले जो था ना नाम, वो भौगोलिक रूप से लेता था। भौगोलिक रूप मतलब अगर देखिए जैसे आप हो और आपके बाएं साइड में यानी कि पूरब में अगर कोई क्षेत्र है तो उसको पूरब के नाम से दिया जाता है। जैसे हम अगर छोटा क्षेत्र के बारे में बोले तो जैसे पुआरी टोल बोलता है, ठीक है, तो पुआरी टोल मतलब हो गई पूरब के तरफ जो टोला है उसको बोलते हैं पुआरी टोल। पश्चिम टोल, तो पश्चिम टोल मतलब पश्चिम की तरफ से। तो इसी तरह से पहले नाम हो रहा था कि हाँ, मतलब दिशा के अनुसार नाम दे दिया, या फिर कोई पहाड़ के बगल में तो पहाड़ के नाम पे रख दिया, कोई झील के बगल में तो झील का नाम रख दिया। यानी खास है कोई सरकारी उसमें, या फिर कोई ऐसा जैसे यूरोप, रूस, चीन, भारत, ये सब जैसा नाम है ना, ऐसा कुछ नाम नहीं, ठीक है, उसका भौगोलिक रूप से नाम था। और उसका कोई खास उतना मौजूदगी भी नहीं था। तो नेपोलियन ने क्या किया कि उसको भौगोलिक परिवेश से बाहर कर दिया और उसका नाम रख दिया है राजनीतिक रूप से कुछ, ठीक है, राजनीतिक रूप से नाम रखा। और वहाँ पे उसका जो वास्तविक रूपरेखा था, जैसे कोई अगर कोई क्षेत्र है वहाँ पे कोई एक चीज के बारे में अच्छा खासा वो विकसित किया हुआ है तो उसको अलग कैटेगरी से देखा जा रहा है। कोई अगर पिछड़ा है तो उसको अलग तरीके से विकास के रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से क्या किया कि नेपोलियन वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। और इसी की वजह से पहले क्या था कि इटली और जर्मनी, इसके सभी जितने भी राज्य थे, जितने भी स्टेट थे, वो सब के सब अलग अलग बटा हुआ था। लेकिन जैसे नेपोलियन ने क्या किया कि सबको अपना मतलब सबको एक प्रॉपर रूप से पहचान देना शुरू किया तो सब में एकता आना शुरू हो गया। और इसको एकता को आगे कहते हैं हम इटली और जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। तो इस तरह से इटली का एकीकरण हुआ, फिर जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो ये सब होने लगा। लेकिन ये तो खैर आगे चल के पढ़वे करेंगे कि इटली का एकीकरण में क्या सब समस्या आया था, कैसे कैसे हुआ था, जर्मनी के एकीकरण में कैसे कैसे हुआ था। लेकिन यहाँ पर
जब उन्होंने नेपोलियन ने ये सब काम करना स्टार्ट किया तो उसके बाद एक तरफ और चीज हो रहा था। अगर मान लीजिए कोई भी राजा है कहीं पे अगर लड़ाई करके जीता है तो जीतने के बाद क्या करेगा, वहां पे शासन करेगा। लेकिन लड़ाई करके तो जीत लिया, फिर हारा वो क्या करेगा, वो भी तो वहीं रहेगा। अब वो भी दिमाग चला रहा है अपना। उन्होंने भी क्या, देखिए यहाँ पर नेपोलियन था, भले ही एक अच्छे काम के बल ये सोच रहा था, ठीक है, यूरोप के बारे में, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा एक ना भावना कि यार ये इसको भड़काएंगे, कैसे भड़काएंगे जनता को भड़काने के लिए, यार तुम लोग पे शासन कर रहा है, ये फ्रांस के सम्राट आकर तुम पर शासन कर रहा है, इस तरह की भावना से भड़काएंगे। अब यहाँ पर लोग भी कहेंगे यार हाँ सच में ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो फ्रांस वाला है, वो हम पे शासन कैसे कर सकता है, वो हम पे नियम कैसे बना सकता है, हम पे लागू कैसे कर सकता है, हम उनके अंदर में क्यों रहेंगे, इस तरह का। तो बोला कि तुम, तो वो पे भड़काने के लिए सोचा, बोला कि तुम अपने देश के लिए बोलो, यानी कि अपने देश के लिए लड़ो, ठीक है, ये अपना देश है, यहाँ पर कोई दूसरा शासन नहीं कर सकता है। तो सभी लोग बोले हाँ ठीक है यार, ऐसा होना चाहिए कि हमारा अपना देश के शासन होना चाहिए, दूसरी जगह से शासन शासन करने के लिए नहीं आ सकता कोई, इस तरह से। और सभी के अंदर देशभक्ति आना शुरू हो गया। देशभक्ति यानी अपने देश के बारे में अच्छा सा सोचना शुरू कर दिया सभी लोग। यही चीज होता है, इसको कहा। तो ऐसे ऐसे किया गया यहाँ पर। यानी कि जो यूरोप के हारे हुए लोग थे, पहले तो जीते थे, फिर नेपोलियन आया हरा दिया तो सब हारे थे, लेकिन सबने भड़काया, फिर सबके अंदर देशभक्ति वाला बात आ गया, ठीक है। अब सब हो गए एक साथ, एक साथ हो गया। और एक साथ करने में नेपोलियन का ही हाथ था, क्यों, क्योंकि भाई वही तो था ना, इटली जर्मनी ये सब हो गया, क्या सबको अलग अलग नाम दिया गया, अलग पहचान दिया गया, सब एक हो गए थे, ठीक है। अब उसके बाद सब एक मिल करके युद्ध कर लिया नेपोलियन से, नेपोलियन से युद्ध हो गया। अब नेपोलियन बेचारा यहाँ पर हार गया। अब जैसे नेपोलियन हार गया तो बियाना में क्या हुआ, सॉरी बियाना कहते हैं, यूरोप में क्या हुआ, यूरोप में फिर से पुराना वाला जो राजा था वो सब विजय हो गया। और फिर जो यूरोप के जो विजय था, यानी कि हारने, नेपोलियन हार गया तो कोई तो जीता हुआ ना, तो जो सब जीता, अब वो सोचा कि फिर से अब इसमें शासन कैसे किया जाए, यूरोप के जनता के ऊपर शासन कैसे किया जाए, क्या ऐसा नियम बनाए, क्योंकि पहले तरीका से शासन कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि सभी के अंदर अब राष्ट्र वाला भावना आ गया, अपने हित के बारे में सोचने के बारे में, अपने हित के लिए लड़ना आ गया, सभी को पता है कि राजनीति होता क्या है। तो ऐसे में भाई साहब ये शासन करने में थोड़ा मुश्किल होगा। तो जो भी वहां पर जीता हुआ आदमी था ना, सब सोचा कि क्या करें, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अब क्या दिमाग लगाया, देखिए ये दिमाग में खुराफाती दिमाग लगाया। खुराफाती दिमाग क्या लगाया कि पहले तो ये सोचा कि यार अकेले कुछ होने वाला नहीं है, अकेले दिमाग का घोड़ा कितना दौड़ाएंगे, तो इन्होंने अपने साथी सबको बुला लिया, ठीक। अब साथी में हो गया, ये सब साथी इनका जो था ना, वो सब सबके सब एक जगह पे रुके थे, ठीक है। यूरोप का एक क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया, और वहां पर ना, वहां ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है वियना, ठीक है। वियना में क्या हुआ कि सभी बैठक किए और वहां पर एकत्र हुए, ठीक है। और उसी को कहा था वियना सम्मेलन, ये 1815 में एकत्र हुए थे, ठीक है। अब जब 1815 में एकत्र हुए तो वियना सम्मेलन हुआ, और ये सब में एकत्र होने का रीजन सिर्फ एक ही था कि नेपोलियन ने जितना भी भड़काया है ना, अपने क्षेत्र को अस्त व्यस्त कर दिया, नहस तहस नहस कर दिया, सबको कैसे करके फिर से पुरातन व्यवस्था के अनुसार ठीक कैसे किया जाए, यानी कि पुराना वाला नियम लागू फिर कैसे हो सके, ठीक है। इसके लिए सबके दिमाग खिचड़ी पकड़ा था यही वाला। तो अलग अलग जगह से यहाँ पे सब लोग शामिल हुए, लेकिन शामिल होने वाले में से जितने भी लोग थे ना, किसी के दिमाग में ये नहीं चल पाया कि भाई साहब जी, सभी लोग अब सीख चुके हैं, कहीं किसी के दिमाग में ये तो नहीं चल रहा है कि भाई हम कैसे करके क्या करेंगे, हम अगर हम कोई नियम बनाते हैं तो कोई उसका विरोध भी करेंगे क्या, ये सब कोई नहीं सोचे। बस अब नाम से नियम बना जा रहा, नियम बना जा रहा, हाँ करो करो, ये सब होगा अच्छा होगा, हाँ नया नियम बनाओ, पुरातन व्यवस्था लागू हो जाएगा, सब राजनीति राष्ट्रवाद को भूल जाएगा, राजनीति को भूल जाएगा, और फिर से तुम शासन करना शुरू कर दोगे। सब ये सोच रहा था, बट ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भाई साहब जी, क्योंकि छोटे छोटे क्षेत्र में भी पहुंच चुका था इसके वाले भावना, देशभक्ति भी जग चुका था, तो कैसे करके तुम उसको दबा सकते हो, नहीं दबा सकते हो ना। अब देखिए क्या हुआ कि ये सब वियना में सम्मेलन हो गया 1815 में। अब जब सम्मेलन हुआ तो इसमें तो बहुत अलग अलग जगह से लोग आए थे। अब बहुत अलग अलग जगह से लोग आए, और जब बहुत अलग अलग जगह से लोग आए तो उन सबको
देख रेख भी करना तो जरूरी है ना। तो अगर मान लीजिए आपके गांव में अगर कोई फंक्शन होता है, फिर कोई बाहरी पर्सन आता है, कोई खास पद पर वो है और वो आता है, तो उसका देख रेख कौन करता है? जो उस गांव का प्रधान होता है वो करता है, प्रधान। अगर आपके घर में आते हैं तब आपके मम्मी पापा करते हैं, जो प्रधान होते हैं। तो इस तरह से देश में आते हैं तब देश का प्रधानमंत्री करते हैं। तो इसी तरह से होता है। वही चीज है यहाँ पर। अगर बियाना में सम्मेलन हुआ, ये ध्यान रखिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बियाना है और यहाँ पर क्या हुआ, सभी लोग आए थे। तो अब यहाँ पर ध्यान कौन रखेगा? तो ध्यान वो रखेगा जो वहाँ का सम्राट है, बियाना का जो राजा होगा वही रखेगा। तो बियाना का जो सम्मेलन हुआ था ना, उसमें ध्यान रखने वाला था ऑस्ट्रेलिया का सम्राट था एक, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर उस समय कहा था, सम्राट को चांसलर कहा जाता था, जिसका नाम था मेटरनिक। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के बियाना सम्मेलन का जो मेजबानी था, वो मेजबानी मतलब नेतृत्व किसने किया? तो वो था मेटरनिक। ठीक है। तो मेटरनिक था वहां पर। अब यहाँ पर इस सम्मेलन में, और हाँ, मेटरनिक था ना, वो प्रतिक्रियावादी था। प्रतिक्रिया मतलब क्या? देखिए, प्रतिक्रिया मतलब होता है बदला, बदला लेने वाला आदमी था ये। तो ध्यान रखिएगा, अगर यूरोप को सताया गया था, इसके नज़र में, मेटरनिक की नज़र में, नेपोलियन के द्वारा, जो कि फ्रांस का था, तो ये भी फ्रांस पे बदला लेगा। ठीक है। आगे चल के पढ़ेंगे तो पता चलता है। ठीक है। तो ये प्रतिक्रियावादी था, हाँ, बदला लेने वाला आदमी था मेटरनिक। हाँ, इतना बड़ा खतरनाक था उस समय के लिए, बहुत बड़ा व्यवस्था लगाया। ठीक है। ये क्या क्या सोचा, इसको कैसे करके शासन किया जाए, तो इसके लिए सम्मेलन कर लिया, बहुत सारे अलग अलग जगह से लोग मंगाए। कहाँ कहाँ से लोग मंगाए पता है? आपको पता होगा जरूर, लेकिन हम देखिए फिर से बताते हैं। यहाँ देखिए, ब्रिटेन, जो कि हमारे इंडिया पर भी शासन किया था, 200 साल तक साला कब्जा करके रखा। हाँ, रूस, परसा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। ठीक है। इस जगह से ऐसे ऐसे जो था ना राष्ट्र, ये फिर शक्ति, ये सब जो यूरोपीय शक्ति है, ये सब है ना, बहुत पावरफुल कंट्री है सब। तो ये सब क्या हुआ कि वहां पर आया और विचार करने के लिए, भाई साहब जी, कैसे करके हम क्या करें जो फिर से हम इस पे, यानी कि जो इधर है ना, इटली, फिर क्या कहते हैं जर्मनी, इस सब पे शासन फिर से हम कर सके। हाँ, तो यहाँ से सब लोग आए थे और सब चाहते थे कि जो नेपोलियन है ना, नेपोलियन जो नियम वगैरह ये सब लाया था ना, इसको बंद करो, इसको खत्म करो, और फिर से पुरातन व्यवस्था, पहले वाला व्यवस्था को शुरू किया जाए। अब देखिए, मेटरनिक जो है ना, मेटरनिक चाहता था कि हम ना अपना शासन बनाए रखें, अपना शासन इटली पर बनाए रखें। तो कैसे करके बना सकते हैं? तो मेटरनिक दिमाग लगाया कि इसको पहले बांट दो, बांटने से ही संभव है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना भी विदेशी अगर कोई कहीं पे शासन किया है ना, तो बांट कर ही किया है। अगर देखिए वो इंसान में बात किया, यानी कि अगर इंडिया आया था ब्रिटेन वाला, हाँ, इंग्लैंड का आया था ना, इंडिया भारत पर शासन किया था, तो कैसे किया? फूट डालो शासन करो, यानी कि बांट दो फिर शासन करो। वही चीज क्या, वही नियम यहाँ पर ये मेटरनिक भी लगाया था कि यार अगर हमें इटली पर शासन करना है, ठीक है, मेटरनिक चाहता था कि हम सिर्फ इटली पर शासन करें, वहां पर अपना राजन, मतलब अपना जो है ना प्रभाव स्थापित करके रखें। तो यहाँ पर ये दिमाग लगाया कि इसको पहले बांट दो इटली को, और इटली को उन्हें बहुत सारे राज्य में तोड़ दिया और सबको बांट दिया। सब मतलब अलग अलग सम्राट को दे दिया, किसी को किसी में मिला दिया, किसी को पुरातन मतलब जो पहले वाले वंश थे जो इसको अंदर नहीं आना था उसको दे दिया लेकर के। ठीक है। और अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जो एक जगह है और कुछ कुछ उसके बगल बगल में है, तो उस सबको एक साथ लेकर के किसी दूसरे को लो, तुम यहाँ पर शासन करो। ठीक है। ऐसा कर दिया। देखिए कैसे कैसे बांटा था। लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिए, जो था ना फ्रांस की क्रांति था ना, इसमें गणतंत्र और प्रजातंत्र, गणतंत्र मतलब जो नियम वगैरह बनाता है वो, और प्रजातंत्र यानी कि जनता के द्वारा कोई नियम बनाया जाए उस पर। ठीक है। तो ये सब का विकास हुआ था हमारा फ्रांस की क्रांति की वजह से, और इसका विरोधी था मेटरनिक। वो चाहता था कि ये सब बंद हो जाए, ठीक है, और फिर से पुरातन व्यवस्था लागू हो जाए। ये मेटरनिक चाह रहा था। ये बड़ा माथापच्ची करने वाला आदमी था ये। तो देखिए क्या किया। अब आगे हम फिर बात करते हैं, पर आते हैं अपने टॉपिक पे, बांटने वाला। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि इटली के सभी स्टेट, मतलब इटली को बहुत सारे स्टेट में, यानी राज्य में बांट दिया। अब वो कैसे कैसे बांटा, तो देखिए सबसे पहले उसने क्या किया, सिसिली और नेपल्स। ठीक है। तो सिसिली और नेपल्स है ना, वो पूर्व वंश
उसमें बोरो वंश के सम्राट थे, ठीक है, जो फर्डिनेंड थे, ठीक है, इनको लेकर दे दिया। सिसिली और नेपल्स को, जो इटली का एक स्टेट है, ठीक है, अलग अलग स्टेट है। फिर रोम और उसके आसपास के क्षेत्र को, ठीक है, रोम और उसके आसपास के क्षेत्र को पोप को लेकर दे दिया। रोम जो है ना वो इटली का राजधानी है, ठीक है, कैपिटल ऑफ इटली। तो यहाँ पर क्या है कि उन्होंने रोम और उसके आसपास के क्षेत्र को पोप को लेकर दे दिया। अब इसके बाद आगे था यहाँ पर लंबोर्डी और वेनेशिया, ठीक है, लंबोर्डी और वेनेशिया इसको दे दिया ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया तो खुद ही था ना, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक था। तो लंबोर्डी और वेनेशिया ये दोनों ऑस्ट्रिया को लेकर मतलब खुद ही रखा। और उसके बाद ये परमा, मोडेना और टस्कनी, ये सब जो है ना, ये जो प्रांत था यानी कि राज था, वो सब क्या हैब्सबर्ग के राजवंश को दे दिया। तो क्या हुआ कि परमा, मोडेना और यहाँ पे जो टस्कनी था, ये सब क्या क्या कि हैब्सबर्ग था, हैब्सबर्ग वहां के राजवंश को लेकर के दे दिया। अब ऐसे में कहा कि यार ये तो ठीक है, अब कुछ को सम्मिलित भी कर दिया। देखिए इधर इधर जेनेवा, ठीक है, और जो सर्डिनिया था इसको क्या क्या पिडमाउंट है ना, पिडमाउंट के स्टेट में मिला दिया, ठीक है, वहां पर पिडमाउंट के अंदर कुछ स्टेट आते थे उसमें शामिल कर दिया इसको। तो इस तरह से टुकड़ा टुकड़ा कर दिया और सब पर अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि सामने तरीके से मेटरनिक नहीं आ रहा था, ठीक है, बोला लो ये स्टेट तुम्हारा है, अब उसको लेकर दे दिया। उस पर अप्रत्यक्ष रूप से उसका बात चलाता था ऊपर वाला और वो उसके अंदर रखता था। अगर मान लीजिए आपके गांव में कोई चीज हो रहा है जो सामने पड़ेगा, ठीक है, आप उसको पहचानेंगे और जो उसको कंट्रोल कर रहा है उसको तो नहीं पहचान सकते हैं ना, बहुत मुश्किल होता है। तो उसी तरह से ऐसा बात था। तो इस तरह से पूरा तोड़ फोड़ के अलग कर दिया कौन? मेटरनिक। अब ये तो सिर्फ क्या इटली का। अब इसका ये प्रतिक्रियावादी था, यानी कि ये बदला लेने वाला आदमी तो था, ये बदला भी लेगा ना। तो यहाँ पर यूरोप में कौन हंगामा करवाया था? नेपोलियन करवाया। और नेपोलियन कहाँ का सम्राट था? फ्रांस का। अब ये फ्रांस से भी बदला लेगा। अब मेटरनिक फ्रांस से बदला लेने के लिए क्या किया कि इसने जो वियना सम्मेलन में जो डिस्कस हुआ था, ओके चल रहा माइक, बोला बंद हो गया। तो वियना सम्मेलन में जो डिस्कस हुआ था, डिस्कस इस चीज का हुआ था कि सभी पर पुरातन व्यवस्था यानी पहले वाले व्यवस्था लागू किया जाए। तो मेटरनिक ने क्या किया कि फ्रांस में भी ना जो क्रांति से पहले यानी फ्रांस की क्रांति उससे पहले जो व्यवस्था था ना, उस व्यवस्था को लागू कर दिया। कहाँ? फ्रांस में। मेटरनिक बदला लिया ना, बदला, इसलिए इसको कहा था प्रतिक्रियावादी, घोर प्रतिक्रियावादी, यानी छोड़ता नहीं था ये। तो इस तरह से क्या हुआ कि कर लिया, यानी कि ये पूरे कब्जा में करने वाला था, ये मेटरनिक कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। तो इस तरह से देखा कि आपने फ्रांस पर क्या हुआ, लागू हो गया पुरातन व्यवस्था। पूरे इटली पर लागू हो गया। जर्मनी में इसको भी लागू कर लिया। जर्मनी को पूरे ना 39 रियासत में मतलब बांट दिया, ठीक है, 39 रियासतों दे दिया और सब पर अप्रत्यक्ष रूप से इसी का ही शासन था। तो इस तरह से पूरे के पूरे उस समय जो शासन काल था या फिर वियना सम्मेलन पूरे जो था ना वो प्रतिक्रियावादी, ठीक है, जो कि बदला लेने के पक्ष में रहते हैं, ठीक है, प्रतिक्रियावादी, ठीक है, ठीक है, प्रतिक्रियावादी इसका ही टाइम चल रहा था, इसी का टाइम अच्छा था वियना सम्मेलन के अनुसार, ठीक, ऐसे सिचुएशन था। लेकिन इसके बाद एक चीज था यहाँ पे, एक ट्विस्ट, इसमें क्या था, ट्विस्ट वाली बात यह आता है यहाँ पर फ्रांस से रिलेटेड। फ्रांस में क्या हुआ कि मेटरनिक चाहता था कि यहाँ पर ये शासन करे। तो इधर फ्रांस में क्या था मेटरनिक कि हम शासन करें, और शासन करने के लिए वो वहां पर जा नहीं सकता है। तो वो क्या किया कि यहाँ पर ना पहला वाला बोर्गो वंश था ना, बोर्गो वंश, उसको स्थापित कर दिया, पुनर्स्थापना किया और लुई 18वां को वहां पर सम्राट बना दिया और बोला कि तुम इस पे शासन करो। मेटरनिक ने ऐसा कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, ये लुई 18वां था ना, ये थोड़ा निकल गया समझदार। ये सोचा कि जमाना तो भाई बदल रहा है, अगर जमाना बदल रहा है तो क्या हम इसमें पुराना जमाना वाला बात थोपेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ऐसा इसने नहीं किया, उन्होंने पुरातन व्यवस्था को यहाँ पर लागू किया ही नहीं। लेकिन एक और चीज है कि भाई हमें बात नहीं मानना है, अगर बात नहीं मानेंगे तो हमें राजा बनाया फिर से हमें हटा देगा। तो अब यहाँ पर क्या किया, तो इसने क्या किया कि यहाँ पर प्रतिक्रियावादी, ठीक है,
जो प्रतिक्रियावादी था, जो कि बदला लेने वाला आदमी था, उसमें, और सुधारवादी, ये दोनों के बीच का रास्ता निकाला। और यहाँ पर क्या हुआ कि उसने यहाँ पर 2 जून 1814 ईस्वी को 2 जून 1814 ईस्वी को क्या किया कि एक संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया। ठीक है, उसमें जो सब नियम लिखा हुआ था वो सब दोनों के बीच का बात लिखा हुआ था, यानी कि जिससे प्रतिक्रियावादी ये भी नाराज ना हो और सुधारवादी जो कि सुधार चाहता है उसका भी काम चलता रहे। ठीक है, तो ऐसा घोषणा पत्र जारी कर दिया 2 जून 1814 को, और ये जो है ना ये 1848 तक चला, ये बदला नहीं गया। लेकिन बीच में तनी मनी क्या हुआ कि बदला हुआ था, वो हुआ था 1800 चार्ल्स दसम है, एक चार्ल्स दसम नहीं लिखा है कहीं पर, क्या एक चार्ल्स दसम है। ठीक है, चार्ल्स दसम ने इसमें थोड़ा हेरफेर किया था, और हेरफेर करने की वजह से, यानी कि थोड़ा ऊपर नीचे करके, नहीं ऐसा नहीं ये होगा वो होगा, कानून में चेंज किया उस घोषणा पत्र में, और वही घोषणा पत्र बन गया 1830 की क्रांति। ठीक है, 1830 की क्रांति। अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि 1830 की क्रांति क्या थी। ठीक है, इसका क्या परिणाम हुआ, चार्ल्स दसम ने क्या सब इसमें कांड वांड किया। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट चीज को देखेंगे। ठीक है, ये क्लास 10th का फर्स्ट था, चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट वीडियो था। ठीक है, हिस्ट्री का। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ कमेंट करना हो तो कर सकते हैं आप खुले आम हैं, मतलब आपका पूर्ण रूप से अधिकार है। कमेंट हम बंद करते नहीं, और आपका जवाब हम छोड़ते नहीं, यानी जवाब देते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आपकी इच्छा है क्या करना नहीं करना, बाकी आप खुद समझ आ रहे हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।